तो वेलकम स्टूडेंट टू द मैथ्स क्लासेस। आज हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अब हम समझते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो फ्लो करता है इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। तो जब भी कोई चार्ज फ्लो करेगा तो उसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है ऑटोमेटिकली। मतलब कोई भी चार्ज जब ट्रेवल कर रहा है ठीक है इन स्ट्रेट लाइन, देन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस परपेंडिकुलर इट्स डायरेक्शन, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करती है वो मूव करना शुरू करती है। तो जनरली ये जो चैप्टर में लेके चल रहा हूँ ये थोड़ा सा मैं शॉर्टकट में लेके चलूंगा क्योंकि वी हैव टू कवर दिस चैप्टर विद इन 45 to 60 मिनट्स के अंदर हमको ये कवर करना है फॉर द प्रेपरेशन ऑफ नीट एस्पिरेंट्स एंड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ एनडी एस्पिरेंट्स। अंडरस्टैंड। तो देखते हैं हम लोग पहले कुछ ऑब्जेक्टिव देखते हैं किस तरीके से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं क्योंकि बोथ एग्जाम्स आर बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है। हमारे पास में पहला क्वेश्चन आ रहा है कि ये चार्ज वेन एवर इन मोशन हैज, मतलब जब चार्ज मोशन में रहता है तो वो किन किन चीजों से अफेक्ट होता है। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है चार्ज वेन एवर इन मोशन हैज, तो हमारे पास क्वेश्चन ऑप्शन में आ रहा है ओनली मैग्नेटिक फील्ड लिंक विद इट, मैग्नेटिक फील्ड से लिंक रहेगा, पॉसिबल ही नहीं है। ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक, नहीं। क्या होता है जब भी चार्ज ट्रेवल करता है, जैसे हमने एक वर्ड सुना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। तो हम एक चीज़ समझ गए जब भी चार्ज ट्रेवल करेगा तो इट विल बी अफेक्टेड बाय बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो सिंपली हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड लिंक विथ इट। इससे कौन कौन सी फील्ड लिंक रहेगी, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये वाला आंसर तो पॉसिबल ही नहीं है, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। अंडरस्टैंड। इसके बाद ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट पॉसिबल, ओनली मैग्नेटिक फील्ड नॉट पॉसिबल। अब हम इसमें क्या चीज़ समझ रहे हैं, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड लिंक विद इट। जब भी आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करें तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि हमें एक आंसर तो टिक करना है लेकिन 3 गलत क्यों है ये भी हमें मालूम होना चाहिए। अगर 3 गलत आपने ढूंढ लिए तो एक सही तो ऑब्वियसली आप ढूंढ लेंगे। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, देखते हैं। मैग्नेटिक फोर्स, जो मैग्नेट होता है, अब मैग्नेटिक फोर्स के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, मैग्नेटिक फोर्स के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। मैग्नेटिक फोर्स में जनरली अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स होता है। क्या होता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स होता है। तो मैग्नेट के अंदर 2 प्रॉपर्टीज होती हैं, अट्रैक्शन की भी होती है और रिपल्शन की भी होती है। अंडरस्टैंड। तो अब हम देख लेते हैं, ऑलवेज अट्रैक्टिव तो नहीं होगा और ऑलवेज रिपल्सिव भी नहीं होगा, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अब सर ये कैसे समझ में आएगा, हम मैग्नेट का अगर डायरेक्ट शेप देखें, जो मैग्नेट होता है ठीक है वो नॉर्थ और साउथ दोनों फॉर्म कंटेन करता है। ठीक है, इसके 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। अगर नॉर्थ के सामने नॉर्थ आएगा तो दे आर रिपल्सिव, और नॉर्थ के सामने अगर साउथ के सामने यहां पर नॉर्थ आएगा तो दिस इज कॉल्ड अट्रैक्टिव। तो एक मैग्नेट दोनों प्रॉपर्टीज रखता है, अट्रैक्शन भी रखेगा और रिपल्शन भी रखेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, someone was there actually, that's I'm asking। तो हमारा दूसरे वाले का आंसर क्या हो गया, मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है किससे प्रोड्यूस होगी, मैग्नेट से होगी। सिंपल सा आंसर है, क्या होगी, किससे प्रोड्यूस होगी, मैग्नेट से होगी। तो हमारा ये वाला आंसर यहाँ पे टिक हो जाएगा। अब मैग्नेटिक नीडल्स कम टू रेस्ट। अब जो मैग्नेटिक नीडल होती है, मतलब जो मैग्नेट को मेजर करती है, जैसे मैग्नेटिक नीडल को, ये मैग्नेट है, इसको अगर मैं सिंपल हैंग कर दूंगा तो ये कहाँ पे अलाइंड होगी, मतलब किस डायरेक्शन में अलाइंड होगी। अगर हम इसे मैग्नेटिक कंपास से देखेंगे तो जनरली कहाँ पे अलाइंड होगी,
नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में। हमेशा हमको ये चीज़ याद रखनी है। कहाँ पे अलाइंड होगी? जब भी कोई मैग्नेटिक नीडल टंगी हुई है तो इट इज़ ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में। ये आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? इसके बाद देखते हैं इसका आंसर क्या हो गया। ये अ डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। वो डिवाइस जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है क्या होता है? मतलब अ डिवाइस फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट। आपके घर जब लाइट चली जाती कभी तो जनरेटर रखा रहता है ना, तो सिंपल कंसेप्ट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस बाय द जनरेटर। अंडरस्टैंड? बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं। मैं ऑब्जेक्टिव से इसलिए शुरू कर रहा हूं ताकि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और आपको पढ़ना किस तरीके से वो आप समझ सकें। दैट्स व्हाई आई एम स्टार्टिंग द थिंग्स विद द ऑब्जेक्टिव। इन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्शन टेक प्लेस ऑफ। इलेक्ट्रिक मोटर क्या कन्वर्शन करती है? इलेक्ट्रिक केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी तो भैया स्टोर रहेगी, ऑब्वियस बात है, बैटरी के अंदर होती है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी कहाँ होती है? बैटरी के अंदर होती है ना, तो ये तो होगा नहीं। इसके बाद इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये आंसर यही है, इसका आंसर क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी से मैकेनिकल। सर कैसे? जब भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, जैसे सपोज करिए कि हमारा फैन मूव कर रहा है। क्या मूव कर रहा है? फैन। तो फैन किस फॉर्म में मूव कर रहा है? इलेक्ट्रिक एनर्जी मिली, उसे करंट मिला और उसने हवा देना शुरू किया। सेम काइंड ऑफ हैपनिंग इन द मोटर्स के अंदर भी यही होता है। ठीक है, तो आंसर बी इज करेक्ट। दूसरा देखते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी इंटू लाइट एनर्जी, ये भी नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी, ये भी हो ही नहीं सकता। तो कभी अगर हमको सही आंसर नहीं मालूम, कभी हमें सही आंसर नहीं मालूम तो गलत ढूंढ लो उसके अंदर। अंडरस्टैंड? तो दिस इज द मेथड टू सॉल्विंग द ऑब्जेक्टिव्स। आगे देखते हैं हम लोग। अब मैग्नेट कैन बी डीमैग्नेटाइज्ड। जैसे एक मैग्नेट है, इसमें से मेरे को मैग्नेटिज्म खत्म करना है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है? हैमरिंग द मैग्नेट, पुटिंग इट इनटू द वाटर, कूलिंग इट और पुटिंग इनटू कांटेक्ट विद आयरन। देखिए, दो चीजें होती हैं जिससे मैग्नेटिज्म खत्म होता है। दो चीजें होती हैं, एक तो आप उसको हीट कर दीजिए तो उसके जितने भी पार्टिकल्स हैं और जितने भी पोल्स हैं वो सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो हीटिंग करने से क्या हो जाता है? मैग्नेटिज्म खत्म होता है। दूसरा, उसको बार बार पीटने से उसके जो अलाइंड मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाते हैं? पूरी तरीके से डिस्टर्ब। अलाइंड मतलब पूरी तरीके से अलाइंड है, तो डिस्टर्ब हो गया तो उसका मैग्नेटिज्म भी खत्म। तो बाय हैमरिंग, किसी भी चीज़ को पानी में डालोगे तो कोई असर नहीं होगा। पानी में डालोगे तो कोई असर नहीं होगा, कूल भी करोगे तो भी कोई असर नहीं होगा। क्या होगा? हैमरिंग। हैमरिंग यानी किसी भी चीज़ को पीटना, हैमरिंग। अंडरस्टैंड? तो व्हाट इज द आंसर? हैमरिंग। कूलिंग भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज अ मैग्नेटिक सब्सटेंस? सारे मेटल्स हैं हमारे पास में यहाँ पर, इसमें मैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सा है? कौन सा है? सिल्वर नहीं है? सिल्वर कंडक्टर है कि नहीं है? सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। सिल्वर को बेस्ट कंडक्टर बोला जाता है। बट ऑल कंडक्टर्स आर नॉट कंटेन द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म। सम आर फेरोमैग्नेट, सम आर पैरामैग्नेट, सम आर डायमैग्नेट। हम उस बारे में बात करेंगे कि पैरामैग्नेट क्या होते हैं, फेरोमैग्नेट क्या होते हैं और डायमैग्नेट क्या होते हैं। लेकिन इतना कंफर्म कर दे रहा हूं आपको पहले ही इस क्वेश्चन के अंदर कि जो आयरन होता है वो अपने अंदर फेरोमैग्नेटिज्म रखता है। इट इज हाईली अट्रैक्टेड टूवर्ड द मैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड ऑल्सो विथ मैग्नेट। ठीक है, इसको बहुत आसानी से क्या किया जा सकता है? मैग्नेटाइज भी किया जा सकता है। जनरली जो मैग्नेट होते हैं वो बनते हैं निकल और कोबाल्ट के। किसके बनते हैं? निकल और कोबाल्ट। मतलब जो अच्छे मैग्नेट्स होते हैं उनको एलॉयज से बनाया जाता है। एलॉयज का मतलब क्या होता है? एक से ज़्यादा जब सॉलिड सब्सटेंस आपस में ऐड हो जाएंगे तो दैट्स कॉल्ड एलॉयज। क्या बोलते हैं उनको? एलॉयज। जब दो एलॉयज कंबाइन होंगे, निकल और कोबाल्ट, एंड दे आर जस्ट मेकिंग अ वेरी गुड मैग्नेटिक मटेरियल बनाते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास आ रहा है विच ऑफ फॉलोइंग इज अ मैग्नेटिक सब्सटेंस? दैट्स कॉल्ड आयरन। जनरली परमानेंट मैग्नेट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम। परमानेंट मैग्नेट किससे प्रिपेयर किया जाता है?
किससे प्रिपेयर किया जाता है बताइए? परमानेंट मैग्नेट, आयरन, किससे? आयरन से प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आयरन फिलिंग आर स्प्रिंकल्ड अराउंड अ बार मैग्नेट देन दे अरेंज अ फिक्स पैटर्न विच इज, मतलब आयरन फिलिंग्स बोल रहा है ना ये, हमने छोटे छोटे आयरन के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, नीचे हमने यहाँ पे मैग्नेट रख दिया और उसके ऊपर एक कांच रख दिया, ग्लास, और उसके ऊपर आयरन फिलिंग्स डाल दी, तो वो आयरन फिलिंग्स किस फॉर्म में अरेंज होंगी? मैग्नेटिक लाइन पैटर्न के फॉर्म में अरेंज होंगे। ठीक है, कौन से? मैग्नेटिक लाइन पैटर्न में क्या होंगे? वो अरेंज होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सिंपल सी बात करने वाले हैं इसमें कि मैग्नेट क्या होता है। क्या? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आ गया। अब पहले हमने क्या किया, इसके ऑब्जेक्टिव्स किए, अब धीरे धीरे करके हम लोग एडवांस लेवल पे आते जाएंगे। अब मैग्नेट इज अ काइंड ऑफ सब्सटेंस विच जस्ट कंटेन टू पोल्स। मैग्नेट एक सब्सटेंस है जो अपने अंदर क्या कितने पोल सकता है? दो पोल सकता है। एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। और न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे होता है उसका? बीच में उसका क्या होता है? एक न्यूट्रल पॉइंट होता है। समझते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ और बीच में क्या हो गया? न्यूट्रल पॉइंट। अंडरस्टैंड? और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इस तरीके से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या करेंगे? इसके अंदर मूव करेंगे ऑलवेज। अंडरस्टैंड? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, कौन सा? आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है? आर्टिफिशियल जो बनाया जाता है। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जो बनाई जाती है, जो होती नहीं है उसको बनाया जाता है। दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स। अ बार मैग्नेट, रेक्टेंगुलर इन शेप एंड यू शेप मैग्नेट आर कॉमन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट। अंडरस्टैंड? In the beginning, it was thought that electricity and magnetism have no relation with each other. जनरली क्या होता है, अगर हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात करें तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मैग्नेट से अफेक्ट कर रही है और मैग्नेटिज्म किससे अफेक्ट कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी से अफेक्ट कर रहा है। बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से क्या है? रिलेट करते हैं। अंडरस्टैंड? आगे देखते हैं हम लोग इसमें। कैन द पोल्स ऑफ, एक तो हमें क्लियर होगा कि मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट इज अ काइंड ऑफ मटेरियल विच जस्ट कंटेन टू पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कैन द पोल्स ऑफ बार मैग्नेट बी सेपरेटेड। बार मैग्नेट के पोल सेपरेट कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? मैग्नेट को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। आप मैग्नेट को जितनी बार तोड़ेंगे, इतना छोटा सा भी कर लें, बिल्कुल माइन्यूट भी कर लें, तो भी वो अपने आप में कंप्लीट मैग्नेट होगा। अगर हम सोचें कि हम मैग्नेट के, अगर हम ये सोचें कि ये मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ, इसको मैं बीच में से काट दूं और यहां मुझे मिल जाए नॉर्थ अकेला भाई और यहां मिल जाए मुझे साउथ, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। पॉसिबल ही नहीं है। जितनी बार आप काटोगे ये इतना छोटा सा भी हो जाएगा ना, तो भी यहाँ पे नॉर्थ रहेगा और यहाँ पे साउथ रहेगा। A very small particle of magnet, it's contain its own personal properties of magnetism. इसके भी डायरेक्शंस यहाँ से निकलना शुरू होंगे ऐसे करके। आने में समझ में, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इसमें से भी निकलेंगे। तो इसका मतलब क्या हो? कैन द पोल्स ऑफ बार मैग्नेट बी सेपरेटेड? नो। क्या आंसर है? नो। इज इट क्लियर? ये बिल्कुल बेसिक चीज है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है, हम लोग
जब एडवांस लेवल पे जाते हैं आप, जैसे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, एनडीए का दोगे, नीट का दोगे, या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, सिविल सर्विसेज हो गया, तो ये सिविल सर्विसेज के अंदर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो आपका आईएएस आईपीएस के एग्जाम्स होते हैं ना, एसएससी हो गया, तो वहाँ पे ये जनरल साइंस के रूप में चीज़ें आती हैं, और नीट के अंदर भी आती है। तो हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल सॉल्व करते 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 हमारा लेवल बहुत हाई लेवल पे सोचने लगता है दिमाग, तो वहाँ पे आके हम छोटी चीज़ों को भी बहुत हाई लेवल से सोचते हैं। जनरली क्या होता है कि नीट के एग्जाम में 350 मार्क्स जो होते हैं, 720 में से 350 इट कंटेन ओनली बेसिक क्वेश्चंस। क्या रहते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस। और वो बेसिक क्वेश्चन तो आपको हर हाल में तैयार करने ही पड़ेंगे, तब जाके आप अपने ग्राउंड तैयार कर पाओगे 350 मार्क्स का। और जब 350 मार्क्स का ग्राउंड तैयार होगा, सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम की बात कर रहा हूँ, जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स है सब में 60% बहुत ईजी क्वेश्चंस आते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि कोई एग्जाम देने ही ना बैठे। इतने टफ क्वेश्चन अगर पूरे दे दिए उनने तो कोई अटेम्प्ट भी नहीं करेगा। तो 60% क्या आता है, पेपर बहुत बहुत ईजी आता है। कंपटीशन कब स्टार्ट होता है, जब बच्चे 70 के ऊपर सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो कंपटीशन से बाहर वो बच्चे हो गए जो 60% के नीचे चले गए, जिनका बेसिक भी बिल्कुल क्लियर नहीं है, वो कंपटीशन से बाहर हो गए, वो दौड़ से बाहर हो गए। तो जिनको दौड़ के अंदर पार्टिसिपेट करना है, जिनको कंपटीशन पार्टिसिपेट करना है, दे हैव टू क्लियर देयर कंप्लीट बेसिक्स। वो कंप्लीट बेसिक के अंदर आपकी पूरी मैग्नेटिज्म के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टीज आएंगी, पूरा बेसिक आपको क्लियर करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। बहुत बेसिक चीजें दी हुई है, प्रॉपर्टीज ऑफ अट्रैक्शन। मैग्नेट की एक विशेष प्रॉपर्टी यह है कि इट विल अट्रैक्ट ओनली मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। मैग्नेट क्या करेगा, मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करेगा। मैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट, इन सबको क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा। और मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा कि रिपल करेगा? एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है। ऐसा नहीं मैग्नेट मैग्नेट को अट्रैक्ट ही करेगा, अगर उसका जो अपोजिट पोल है, ये मैग्नेट का एक नॉर्थ और साउथ पोल है, और ये मैग्नेटिक सब्सटेंस है, यहाँ पर ये मैग्नेट नहीं है, क्या है, सब्सटेंस है, मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। हमेशा क्या रहेगा, ये अट्रैक्टिव इन नेचर रहेगा। क्या रहेगा, अट्रैक्टिव इन नेचर। आई बात समझ में? और अगर इसके सामने, मैग्नेट के सामने कोई दूसरा मैग्नेट आ जाएगा, तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, ये अपोजिट पोल से क्या होगा, अट्रैक्ट। और अगर यहां पे रख दूं मैं, अब क्या होगा, अभी भी अट्रैक्ट होगा। और अगर यहां पे नॉर्थ आ जाएगा तो फिर रिपेल करने लगेगा। क्या करने लगेगा, रिपेल करने लगेगा। अंडरस्टैंड? प्रॉपर्टीज ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब क्या होता है, कई बच्चों को इस चीज के बारे में नहीं मालूम रहता कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडक्शन। व्हाट इज इंडक्शन? इंडक्शन इज अ काइंड ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट टचिंग, बिना टच किए हुए इस चीज की प्रॉपर्टी दूसरे सब्सटेंस के अंदर आ जाए। दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। क्या बोला मैंने, बिना टच किए कोई एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी दूसरे सब्सटेंस के अंदर आ जाए, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन करंट के अंदर भी होता है, इंडक्शन मैग्नेट के अंदर भी होता है। तो अभी हम जो अंडरस्टैंड करने वाले हैं, किसके बारे में अंडरस्टैंड करने वाले हैं, मैग्नेट। अब मैग्नेट कैन बी इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म इन सब्सटेंस लाइक सॉफ्ट आयरन, कोबाल्ट और निकल। मैं 3 सब्सटेंस की शुरू से बात करता आ रहा हूँ, किसकी, आयरन की, कोबाल्ट की और निकेल की। तो किसी भी मैग्नेट के पास में, सपोज ये मैग्नेट है, ये रियली में मैग्नेट है, ये देखो ये चिपक रहा है ना, तो ये क्या है, एक मैग्नेट है। तो ये जो मैग्नेट होता है, ये किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस के पास में, यहाँ पे आयरन रखा हुआ और इसको यहाँ पे पास में रख दो, तो 1-2 दिन बाद देखोगे जो पास में मैग्नेटिक सब्सटेंस रखा हुआ है ये भी मैग्नेटाइज्ड हो गया। क्या हो गया, मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। मैग्नेटिक सब्सटेंस अगर मैग्नेट के पास में रखेंगे तो ये
मैग्नेटाइज्ड हो गया और इसके अंदर भी मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ गई, इसके अंदर भी आ गया साउथ, इसके अंदर भी आ गया नॉर्थ। अंडरस्टैंड? तो जनरली किस किस के साथ होता है ये? सॉफ्ट आयरन, कोबाल्ट और निकल, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अंडरस्टैंड? आगे बढ़ते हैं। ब्रेकिंग अ मैग्नेट सक्सेसफुली इनटू स्मॉलर पीसेस वुड स्टिल प्रोड्यूस टाइनी मैग्नेट। बता चुका हूं मैं ये। आप मैग्नेट को कितना भी पीट लो, कितना भी कुछ कर लो, वापस से क्या बन जाएगा? एक टाइनी मैग्नेट, छोटे से छोटा मैग्नेट बनता जाएगा। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, द अबव फेनोमेनन इज ऑब्जर्व्ड टिल वी रीच द मॉलिक्यूलर स्टेज। ये फेनोमेना चलता रहेगा, मतलब जितना आप उसको काटते जाओगे मैग्नेट को आप जितना ज्यादा काटते जाओगे, जितने पार्ट में डिवाइड करते जाओगे, अगेन इट विल बिकम अ कंप्लीट मैग्नेट। कौन सी स्टेज तक? मॉलिक्यूलर स्टेज तक। कौन सी स्टेज तक? मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन अपोजिट पेयर्स। मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन, कैसे? मैग्नेट कभी भी आपके पास में जब मैग्नेट आएगा तो हमेशा अपोजिट पेयर के साथ ही आएगा, ये नहीं कि दोनों साथ साथ में मिल जाएंगे आपको, ऐसा कभी भी संभव नहीं है, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं। इट इज नॉट पॉसिबल एट एनी कंडीशन। या साउथ साउथ हो जाए तो भी पॉसिबल नहीं है, सिर्फ पॉसिबल क्या है? नॉर्थ और साउथ पॉसिबल है। इज इट क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्या टॉपिक आया हमारे पास में? अब नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब जनरली क्या होता है कि जब भी आप कोई मैग्नेट लेते हो, whenever we are just having any kind of magnet, तो magnets having two direction north and south, is it's not bothered about कि वेस्ट और ईस्ट क्या है, तो वेस्ट और ईस्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे अगर आपने नॉर्थ को पता कर लिया। जनरली एक डायरेक्शन पता करता है नॉर्थ, अगर आपको नॉर्थ पता पड़ गया तो उसके जस्ट 180 पे क्या होगा? साउथ। कितने पे? 180 पे साउथ होगा, और नॉर्थ के 90 पे क्या होगा? पर 90 कौन से डायरेक्शन में, समझते हैं अपन, ठीक है? 90 कौन से डायरेक्शन में, ये दिख रहा है आपको? थोड़ा अच्छा बड़ा हो गया, इससे समझिएगा आप। जो मैग्नेटिक नीडल होती है, इट ऑलवेज, आप समझिएगा ऑब्जेक्टिव में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्ट मैग्नेट के नॉर्थ डायरेक्शन में वेस्ट कौन से डायरेक्शन में मिलेगा? 90 डिग्री लेफ्ट कि 90 डिग्री राइट? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि नॉर्थ जो डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन आपको पता पड़ गया कि भाई हमने मैग्नेटिक नीडल ली, यहाँ पे ये नीडल ही है, मैग्नेटिक कंपास, यहाँ पे नॉर्थ दिखाने लगा वो। अब क्वेश्चन आ गया आपके पास में कि किस डायरेक्शन में ईस्ट होगा, मतलब मैं ऐसे खड़ा हुआ हूँ क्योंकि मैं नॉर्थ में ऐसे खड़ा हुआ हूँ, ठीक है? नॉर्थ डायरेक्शन, तो हम समझेंगे नॉर्थ डायरेक्शन हो गया, ठीक है? एंगल्स की बात कर लेता हूँ मैं, जिन बच्चों को एंगल्स नहीं मालूम उनके लिए थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये पूरा का पूरा मैंने एक एंगल फॉर्मेशन बना दिया, ये होता है 90 डिग्री, ये कई बच्चों को मालूम है लेकिन नहीं मालूम, और ये वाला भी होता है 90 डिग्री, और ये पूरा कितना बनेगा? 180 डिग्री। तो क्वेश्चन अगर आता है कि नॉर्थ का 180 कौन सा डायरेक्शन में, नॉर्थ का 180 कौन सा डायरेक्शन में? साउथ। 180 पे साउथ मिलेगा, और 90 पे दो मिलेंगे, एक मिलेगा वेस्ट और एक मिलेगा ईस्ट। अंडरस्टैंड? 11th क्लास फिजिक्स के अंदर एक चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन,
जिसके अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात होती है, तो उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस पूछ ली जाते हैं जनरल एग्जाम्स में कि व्हेन अ पर्सन इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ नॉर्थ डायरेक्शन, आफ्टर सम टाइम ही जस्ट टेक अ लेफ्ट टर्न, उसने लेफ्ट टर्न लिया एंड मूव 5 किलोमीटर्स, अगेन ही टेक राइट टर्न, फिर उसने राइट टर्न ले लिया, अब वो कौन सी डायरेक्शन में है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मतलब एक आदमी नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है, अ पर्सन इज मूविंग इन अ नॉर्थ डायरेक्शन, ही टेक लेफ्ट टर्न एंड मूव 5 किलोमीटर्स, लेफ्ट टर्न ले लिया उसने, 5 किलोमीटर चला, अगेन ही टेक अ राइट टर्न, फिर उसने राइट टर्न ले लिया, फिर 5 किलोमीटर चला, अब वो कौन सी डायरेक्शन में है? नॉर्थ में। देख लो मेरा हाथ पहले नॉर्थ में था, अब ये भी आदमी नॉर्थ में है, अगेन ही जस्ट मूव एंड टेक अ लेफ्ट टर्न, अब कौन सी डायरेक्शन में आ गया? वेस्ट में आ गया। बात समझ गया ना? तो इस टाइप के क्वेश्चंस एक दो आपको 2 से 3 मिल जाते हैं। इफ योर डायरेक्शंस आर क्लियर्ड देन इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर द चैप्टर्स। मैग्नेटिक इफेक्ट के अंदर काम आ जाएगा, इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर काम आ जाएगा, और 11th क्लास में 4-5 चैप्टर्स से रिलेटेड सर्कुलर मोशन हो गया आपका, लीन 1 डायमेंशन हो गया, 2 डायमेंशन हो गया, 3 डायमेंशन हो गया, तो वहां पे आपके लिए क्या रहेगा? बेनिफिशियल रहेगा। अंडरस्टैंड? तो यू मस्ट नो अबाउट द डायरेक्शंस। आपको डायरेक्शंस के बारे में मालूम होना बहुत जरूरी है। चलो, कोई भी इंसान ने नॉर्थ से शुरू किया, अ पर्सन हैज स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम नॉर्थ, और वापस से ये नॉर्थ में घूम के आ गया, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? कितना होगा? और डिस्टेंस? डिस्टेंस डिपेंड ऑन द रेडियस। किस पे डिपेंड करेगा? रेडियस ऑफ द सर्कल के रेडियस पे डिपेंड करेगा। तो डायरेक्शन क्लियर कि हमेशा नॉर्थ ऊपर आएगा। अगर आपको कभी भी डायरेक्शंस के क्वेश्चंस आए तो सबसे पहले ये बना लो, बना लिया ये, यहाँ पे लिख दो नॉर्थ, और इसका अपोजिट ऑटोमेटिकली क्या आ गया? साउथ। अब कई बच्चे सोचते हैं सर वेस्ट कहाँ पे आएगा और ईस्ट कहाँ पे आएगा, कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि उस साइड ईस्ट आएगा, किस साइड ईस्ट आएगा। तो एक याद रखो, वी वी यानी हम, तो ये हो गया वेस्ट और ये हो गया ईस्ट, वी होता है ना। अब हमेशा याद रहेगा आपको कि वेस्ट किस साइड आएगा? लेफ्ट साइड, मतलब वी के थ्रू। मैंने इसे याद रखा हुआ है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम आगे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। वी आर जस्ट मूविंग फर्दर, थोड़ा मूव करते हैं। When a bar magnet is suspended freely from, actually why I am just taking the theory in front of you, ताकि जो बच्चे बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं उनके पास नोट्स बनाने का इशू ना आए। जैसा नोट्स दे दीजिए, यही नोट्स हैं, आप पोस्ट करके इसमें से नोट्स क्रिएट कर सकते हैं, एंड यू कैन प्रिपेयर द ऑब्जेक्टिव फ्रॉम इट ओनली। एक्सटर्नल को शेयर करना, फिर आप डाउनलोड करोगे, फिर पढ़ोगे, इससे अच्छा इसी के अंदर से आप अपने नोट्स भी क्रिएट करते जाओगे। इट्स बेनिफिशियल फॉर यू। तो वैन अ बार मैग्नेट यानी कौन सा बार? बार यानी रेक्टेंगुलर, ठीक है ना। बार यानी ये रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर क्या बोलेंगे हम लोग? बार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बार, ठीक है। When a bar magnet is suspended freely from its center by a thread, थ्रेड से मैंने क्या कर दिया? इसको टांग दिया। क्या कर दिया? टांग दिया। One end of the magnet point towards the north of the earth and other end of the magnet toward the south of the earth. एक कहाँ पे आएगा? Toward the नॉर्थ की तरफ इंक्लाइंड करेगा, और एक कहाँ करेगा? साउथ की तरफ। धागा है तो बता दूं, मैं टांग के बता दूं, ठीक है। धागा या रबड़, एनी थ्रेड। अभी मैग्नेट ही मेरे हाथ में वैसे। ढूंढते ही नहीं हो ढंग से, नहीं तो भगवान में मिल जाए।
ये देख, हाँ छोटा ही चाहिए, लाते। ये मार्कर जो है ये मैग्नेट ही रहता है। वो लिया है, ला ला दे दे, पोछे का लिया है। मैग्नेट का किस तरीके से इंक्लाइन करेगा वो मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ अभी। फ्रीली सस्पेंडेड, यानी पूरी तरीके से फ्रीली क्या करते हैं, इसको सस्पेंड करेंगे। तो जब मैंने इसको यहाँ पे सस्पेंड किया फ्रीली, अभी देखिएगा आप, मेरा हाथ हल्का सा हिल रहा है ना, इसीलिए ये जनरली दो डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, आप देख रहे हो। एक इस साइड सामने की तरफ जा रहा है, और यहाँ पर थोड़ी देर में ये स्टेबल हो जाएगा, यहाँ पर। अब ये जो ये डायरेक्शन आ रहा है ना, ये डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड नॉर्थ। आपका नॉर्थ कहाँ पे है? यहाँ पर है, क्या और सामने ना, ये डायरेक्शन सामने यहाँ पे है। बिल्कुल जरूरी नहीं है बिल्कुल सामने ही आएगा, नॉर्थ कहाँ पे आएगा, इस डायरेक्शन में। और साउथ कहाँ पे हो गया, इसके जस्ट अपोजिट। तो जब हम लोग क्या करते हैं कि जो सेना में होते हैं, सोल्जर्स होते हैं जो, तो जब वो जंगल में गुम हो जाते हैं, उनको डायरेक्शन नहीं पता पड़ता, तो अगर दिन का टाइम है तो दे जस्ट टेक द हेल्प ऑफ सन की हेल्प से वो लोग डायरेक्शन पता कर लेंगे। सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, तो ईस्ट अगर उसको पता पड़ गया तो उसके अपोजिट वो वेस्ट पता कर लेगा, वी हो गए। और सामने कौन सा हो जाएगा फिर, नॉर्थ, और उसके अपोजिट क्या हो जाएगा, साउथ। तो जनरली जो नदियां बहती हैं कौन से डायरेक्शन में बहती हैं, रिवर्स, ऑलवेज फ्रोम टुवर्ड द ईस्ट। आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में, आगे समझते हैं हम लोग। ये पूरी वही चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहा था। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं हम लोग। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, ये अर्थ है, ठीक है, इसका जो मैग्नेट है वो इस तरीके से अंदर रखा हुआ है, इमेजिनरी, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा मैग्नेट सर रखा कैसे हुआ है हम वहां से निकाल के लेके आएंगे बाहर मैग्नेट। ये क्या है, इमेजिनरी मैग्नेट है, क्या है, इमेजिनरी मैग्नेट। तो जैसे ही हमारी अर्थ है, ये मैग्नेट इसके अंदर इस तरीके से रखा हुआ है, अंडरस्टैंड। और कहाँ से निकलती है मैग्नेट लाइन ऑफ फोर्स, ऑलवेज नॉर्थ टू साउथ, इस तरीके से निकल रही है। अब इसके बहुत सारे काम हैं। इसका काम ये नहीं है कि आपको पकड़ के रखना। अर्थ का ग्रेविटेशन अलग चीज़ है, अर्थ का मैग्नेटिज्म अलग चीज़ है। क्या क्या बोला मैंने, ग्रेविटेशन फोर्स अलग चीज़ है और मैग्नेटिक फोर्स अलग चीज़ है। अर्थ का जो ग्रेविटेशन है, इट जस्ट मेकिंग द बैलेंस बिटवीन द सन एंड बिटवीन द अर्थ, और मून के साथ में ग्रेविटेशन फोर्स अटैच्ड है। बट जो अर्थ का मैग्नेटिज्म है वो आपको बचा रहा है बाहर के एस्ट्रॉइड से। कहाँ से, एस्ट्रॉइड्स और मेटेरॉइड्स आते हैं ना जो, तो उनको रिपेल कर देता है। क्या कर देता है, रिपेल कर देता है, और वो डाइवर्ट होके अर्थ से दूर निकल जाते हैं। अगर अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म नहीं होगा तो सारे एस्ट्रॉइड्स और मेटेरॉइड्स आपकी अर्थ से आगे टकराने लगेंगे। आ रही बात समझ। तो अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है बहुत दूर से उनको पहचान जाता है और क्या करते हैं, उनको डाइवर्ट कर देता है, रिपेल कर देता है, अंडरस्टैंड। तो सब मेटेरॉइड्स क्या लोहे के बने होते हैं, जनरली जितने मेटेरॉइड्स हैं वो रॉक के बने होते हैं, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्या है, मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं, मेटल्स। तो हमारी अर्थ क्यों प्रोटेक्टिव है, क्योंकि मैग्नेटिज्म है। दूसरी चीज़, अगर कोई बड़ा एस्टेरॉइड्स या मेटेरॉइड आता भी है तो उसको अट्रैक्ट कर लेता है मून। कौन अट्रैक्ट कर लेता है, मून उसको अट्रैक्ट कर लेता है। तो मून जब उसको अट्रैक्ट कर लेता है तो मून में बहुत बहुत गड्ढे हैं ना, बड़े बड़े, तो मून ने अपन को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है।
क्या करके रखा हुआ है, प्रोटेक्ट। तो जो अर्थ डाइवर्ट करती है वो मून उसको क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। इस कारण से अर्थ हजारों सालों से सेफ है। अगर गलती से कोई बड़ा आ जाए, जैसे डायनासोर के टाइम पे आ गया था, जब डायनासोर्स वेनिश्ड हुए थे उस टाइम पे कोई बड़ी कहानी हो गई थी, तो उस टाइम पे अट्रैक्ट नहीं कर पाया था मून, तो वी वुड वेनिश्ड हो गए थे हम लोग। फिर अचानक से भी ऐसी संभावना हो सकती है। तो हम किससे प्रोटेक्टेड हैं, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से। इसका 3D डायग्राम मैं कभी दिखाऊंगा आपको क्लास के अंदर। इज इट क्लियर कि अर्थ का मैग्नेटिज्म कहाँ पाया जाता है, ठीक है, इस तरीके से इंक्लाइंड रहता है, ठीक है। निखिल को बुला लो, सोचेगा वहां पर पता नहीं क्या चल रहा है, मेरे को नहीं बता रहा है। और एक बार बोल दो, इसको डाउट है तो पूछ लें। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हम लोग देख रहे हैं मैग्नेटिक फीलिंग्स ली हुई हैं हमने यहाँ पर। क्या ली हुई हैं, मैग्नेटिक फीलिंग्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे नॉर्थ है और ये यहाँ पे साउथ है। अब ये कहाँ रखा हुआ है, ग्लास के ऊपर रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है, ग्लास के ऊपर रखा हुआ है। और ये इसके ऊपर क्या डली हुई है, ये आयरन फिलिंग्स डली हुई है। क्या डली हुई है, आयरन फिलिंग्स इसके ऊपर छिड़क दी हमने। आयरन फिलिंग्स समझ रहे हो ना, आयरन का बुरादा, भूरा हुआ आयरन, इसके नीचे मैग्नेट रखा हुआ है यहाँ पर। और मैंने जैसे ही पूरी आयरन की बुरादा उसके ऊपर छिड़का, तो ये क्या हो जाएगा, अलाइंड हो जाएगा इस तरीके से। ये दिख रही है आपको, ये क्या है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है। क्या ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है। और वो आपको समझ में भी आ जाएगा जब आप ये ड्रॉ करोगे ना, जब आप ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे, तो ये इस डायरेक्शन में दिखेंगे आपको ऐसे। तो यू विल इजिली अंडरस्टैंड कि यहाँ से यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे क्या है, साउथ है। दिस इज प्रैक्टिकली लैब के अंदर किया हुआ है। आपके स्कूल्स में अगर लैब होगी, साइंस सेंटर्स वगैरह होते हैं जो, वहाँ पे ये वाला प्रैक्टिकल रहता है। वेन एवर यू जस्ट, आप जैसे ही वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे, तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा और आयरन फिलिंग्स क्या आ जाएंगी, अपने शेप में अलाइंड हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, शेप में अपने अलाइंड हो जाएंगी। अंडरस्टैंड, ये समझना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकली इस तरीके से मैग्नेटिज्म हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। बाकी कॉपी में तो हम लोग ड्रॉ करते हैं, द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज ऑलवेज मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, दे आर स्मूथ कर्व्स। वो क्या है, स्मूथ कर्व्स है। दे नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, दे आर डेंस एट द पोल्स। सर पोल्स पे कैसे डेंस रहेंगी, हम देखते हैं। ये पोल दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, पोल्स पे क्या है, डेंसिटी ज़्यादा है। तो हमने 5 पॉइंट्स तो इसके निकाल लिए कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती क्या है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऑलवेज मूव फ्रॉम नॉर्थ डायरेक्शन टू साउथर्न डायरेक्शन। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर स्मूथ कर्व्स। ये क्या है, स्मूथ कर्व्स है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, दे आर डेंस एट द पोल्स। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर डेंस एट द पोल्स। ये पोल्स पे क्या रहती है, ये डेंस रहती है। आउटसाइड द मैग्नेट इट मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, एंड इनसाइड द मैग्नेट इट इज मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन। ये 5 पॉइंट सटाक से लिख के आ जाओ। समटाइम्स इन्हीं 5 पॉइंट के अंदर से आपके 5 से 6 ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाते हैं। कितने, ये मैं अभी 350 के अंदर की बात कर रहा हूँ, नीट के 350 के अंदर की बात चल रही है अभी। वो 350 का बेस बनाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप 351 के ऊपर नहीं आओगे। अंडरस्टैंड, हमने बहुत टफ न्यूमेरिकल्स उठा लिए, हमने बहुत टफ थ्योरी तैयार कर ली, हमने बहुत सारे फॉर्मूले याद कर लिए, पता पड़ा कि हमारे 250 के अंदर ये नंबर आ गए। और वो प्रोसेस चली जा रही है सालों से, क्योंकि वी आर जस्ट लुकिंग फॉर द टफ। नीट का एग्जाम टफ बिल्कुल भी नहीं है, इट इज लॉजिकल बेस्ड। एनडीए बता रहा हूँ मैं, एनडीए के लिए बता रहा हूँ मैं। एनडीए हो गया, यूपीएससी हो गया, सब में ये बेसिक्स जनरली पूछी जाती है। आपको सबसे पहले क्या क्लियर करना है, अपना बेसिक क्लियर करना है। आई बस समझ में, आगे बढ़ते हैं।
अब ये जनरली क्या एक प्रैक्टिकली प्लॉटिंग बता रहा है। प्रैक्टिकली प्लॉटिंग का मतलब क्या होता है कि हमने बार मैग्नेट रखा हुआ है, ठीक है, क्या रखा हुआ है, बार मैग्नेट क्यों है, कौन सा है, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर क्या है, रेक्टेंगुलर है। तो रेक्टेंगुलर हम देख रहे हैं यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे साउथ है। ये मैग्नेटिक नीडल ऐसी गोल होती है भाई साहब, क्या होती है, गोल, ठीक है। अगर मैग्नेटिक नीडल रखोगे तो ये एरो यहाँ पे डायरेक्शन शो करेगा और ये डायरेक्शन शो करता करता घूमता जाएगा। तो आप थोड़ी देर में देखोगे कि ये जो लाइन है वो इस तरीके से यहाँ पे आ गई, फिर एक लाइन निकली, फिर से हमने नीचे रखा, फिर ये यहाँ पे आ गई, फिर ये यहाँ पे आ गई, फिर ये यहाँ पे आ गई, इस तरीके से निकलती जाएगी। कुल मिला के यहाँ कोने से निकलती है ये और नीचे से यहाँ निकलती जाएगी। अंडरस्टैंड। ये 10th क्लास में प्रैक्टिकल है, लेकिन बच्चे आजकल डमी लेते हैं तो प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं कर पाते स्कूल्स में। डमी वाले बच्चे प्रैक्टिकल 10th क्लास में भी है और 12th क्लास में भी है, पूरे के पूरे प्रैक्टिकल्स हैं। टोटल नंबर ऑफ प्रैक्टिकल्स आर अराउंड 15 इन 12th क्लास इन फिजिक्स। अब प्रैक्टिकली लैब के अंदर देखेंगे कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स हो, जो अच्छे स्कूल्स हैं, जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे वो प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करवाए जाते हैं। अभी भी ओम्स लॉ का प्रैक्टिकल भी कराया जाता है, V=IR क्यों होता है। रियोस्टेट, बच्चों ने रियोस्टेट आज तो देखा ही नहीं प्रैक्टिकली होता कैसा है। आ रही बात समझ में। फिर इंजीनियरिंग में जाने के बाद फिर वो शिवानी लैब में नहीं जाते, लैब में बहुत कम बच्चे। हम लोग व्हेन वी वर इन स्कूल हमने पूरे प्रैक्टिकल परफॉर्म किए थे। तो आपको गैल्वेनोमीटर किस तरीके से दिखता है, वोल्ट मीटर कैसे दिखता है, अमीटर कैसे दिखता है, अंडरस्टैंड। और आपका लेक्लांची सेल कैसा होता है, डैनियल सेल कैसा होता है। तो ऑल काइंड्स ऑफ सेल्स आर देयर इन द लैब। पोटेंशियोमीटर किस तरीके से होता है। तो एवरीथिंग वी हैव टू फैब्रिकेट, सब चीज़ें हम लोग को फैब्रिकेट करने के लिए मैं आपको प्रैक्टिकली भी इसमें वीडियोस में दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल्स बहुत ज़रूरी है, स्कूल अटेंड करना बहुत ज़रूरी है 12th क्लास तक, नहीं तो आप लाइफ में वो चीज़ मिस कर दोगे जो आप कभी नहीं पा पाओगे। 9, 10th, 11th, 12th इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेंड रेगुलर इन द स्कूल्स। लेकिन स्कूल्स में अब पढ़ाई नहीं हो रही है तो लोग कोचिंग जा रहे हैं ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये फिगर एग्जाम में आते हैं, ये एग्जाम में फिगर आते हैं, ये आते हैं आपके असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस में सीबीएसई के अंदर। हाँ, सीबीएसई के अंदर आते हैं, नीट के अंदर आते हैं, आईआईटी जेडब्ल्यू के भी अंदर आते हैं और एनडी के अंदर भी आते हैं जनरली क्वेश्चंस। असर्शन और रीजनिंग, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स असर्शन रीजनिंग समझ नहीं पाते क्या होता है। तो असर्शन रीजनिंग का मतलब क्या होता है कि आपको एक कंडीशन दे दी गई है कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऑलवेज मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। ये हो गया आपका असर्शन। उसका रीजन है क्योंकि मैग्नेट, बार मैग्नेट इज रेक्टेंगुलर एंड ऑलवेज मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। ये हो क्या हो गया, उसका रीजन हो गया। तो इज इट करेक्ट रीजन। क्वेश्चन फिर से सुनिए मेरा क्वेश्चन ध्यान से। क्वेश्चन ये है कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऑलवेज मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। ये क्या हो गया, असर्शन क्वेश्चन। और इसका रीजन ये है कि बार मैग्नेट इज ऑफ रेक्टेंगुलर शेप, दैट्स व्हाई मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। इज इट करेक्ट रीजन, इज इट करेक्ट रीजन, इट इज करेक्ट रीजन। बार मैग्नेट ही तो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन मूव करवाएगा, सर्कुलर मैग्नेट थोड़ी कराएगा। बार मैग्नेट कराएगा ना, क्योंकि बार मैग्नेट क्या है, रेक्टेंगुलर है। बार मैग्नेट क्या है यहाँ पे, रेक्टेंगुलर है। क्वेश्चन इसी के अंदर से पूछा गया है, मैंने क्वेश्चन इसमें से पूछा है आपसे। आई जस्ट आस्क्ड द क्वेश्चंस। मैंने असर्शन जो आपसे पूछा है वो इसी से पूछा है। असर्शन क्या बोला मैंने, मोहित क्या बोला असर्शन, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। रीजन क्या दे दिया मैंने, बार मैग्नेट is in rectangular shape
एंड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऑलवेज मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। ये जो ऊपर एसर्शन दिया उसका रीजन भी यही है। तो एसर्शन 1 एंड रीजन बोथ आर ट्रू। ट्रू आता है उसमें, ट्रू और फॉल्स लिखा हुआ रहता है। तो इस तक मैं अभी क्वेश्चंस भी कराऊंगा उसके एसर्शन रीजन वाले, बट मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया कि किस तरीके से पूछा जाता है। राउंड ले लो एक बार। तो हम देख रहे हैं इसमें, ये तो मैं बात कर चुका हूँ ऑलरेडी पहले भी, कि नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन मूव कर रहा है। कहाँ से? नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। हो ये रहा है कि हम लोग हाई न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना शुरू कर रहे हैं। वहाँ पे हाई न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना शुरू कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, बच्चे कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे, उठा उठा के फॉर्मूला लगाया जा रहा है, फॉर्मूला लगाया जा रहा है, न्यूमेरिकल कराया जा रहा है, न्यूमेरिकल कराया जा रहा है, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या है यही नहीं पता पड़ पा रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। अब ये एक डायग्राम देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इस डायग्राम में कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ पे दो मैग्नेट्स हैं, कितने? देयर टू मैग्नेट्स। और ये जो फेनोमेनन होता है ये जनरेटर के अंदर होता है। दो मैग्नेट्स लगे होते हैं, हॉर्सशू मैग्नेट्स, इस तरीके से गोल, और यहाँ से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस नॉर्थ टू साउथ जाती हैं, और बीच में आर्मेचर क्या करती हैं? रोटेट करती हैं, मैकेनिकल फोर्स देती है। वेरी गुड। जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जाती हैं, तो हम इससे ये समझ रहे हैं कि एक नॉर्थ हमने यहाँ पे रख लिया। वहाँ पे आप डायग्राम में जब देखोगे ना, ये बहुत ध्यान समझिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको। यहाँ से कटा हुआ रहता है ये, इतनी पिक्चर दिखाई देगी आपको, सिर्फ कितनी? इतनी पिक्चर दिखाई देगी, और यहाँ से सिर्फ इतनी दिखाई देगी, और बीच में आर्मेचर रहता है। अंडरस्टैंड? तो हम समझते हैं यार ये बीच का आर्मेचर घूम कैसे रहा है। तो बीच का आर्मेचर क्या करता है? नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में मूव करवाता है, और जो बीच में आर्मेचर होता है आपका, उसके अंदर करंट इंड्यूस्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के वजह से। हम ये देखेंगे आगे जनरेटर किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या दो मैग्नेट्स लिए हैं। हम देख रहे हैं कि जो नॉर्थ मैग्नेट है वो दूसरे वाले साउथ मैग्नेट के साथ में अपने लाइन ऑफ फोर्सेस को शेयर कर रहा है। क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है। तो शेयर का मतलब क्या होता है? शेयर समझिएगा बात का मतलब। शेयर मतलब ये नॉर्थ अपनी यहाँ पे और ये अपने साउथ डायरेक्शन में इसको अट्रैक्ट करवा रहा है यहाँ पर। अंडरस्टैंड? अब हम देख रहे हैं, पहले तो हमने देखा कि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या हो रहा है इसके अंदर? अट्रैक्शन। ये दोनों आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। पर अगर दोनों पोल्स सामने सामने आ जाएं, क्या आ जाए? दोनों पोल्स सामने सामने आ जाएं, ये जैसे आया हुआ है, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। नॉर्थ और नॉर्थ क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करना शुरू करेंगे। यहाँ पर दे रिपेलिंग टू ईच अदर। तो ये ऐसे जाएंगे इस डायरेक्शन में, ये टकराएंगी नहीं आपस में, ये ऐसे चली जाएंगी। सर ऐसे क्यों जाएंगी? क्योंकि ऐसे जाने के बाद वो फिर ऐसे मिल जाएंगे यहाँ पर, है ना? इज इट क्लियर? बढ़ूं आगे? ये कुछ चीजें पहले बता चुका हूं लेकिन फिर से आपके सामने आ जा रही हैं ये। ठीक है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऑलवेज मूव आउटसाइड, जब भी मूव करेंगी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन मूव करेंगी। बाहर जब मूव करेंगी तो नॉर्थ टू साउथ मूव करेंगी, और इंटरनल मूव करेंगी तो साउथ टू नॉर्थ, इंटरनल, इनसाइड द मैग्नेट। ये मैग्नेट के इनसाइड भी कार्यक्रम चलता रहता है। सर ऐसा कार्यक्रम क्यों चलता है? क्योंकि वो जो अंदर जितने भी मैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स हैं
वो एक दूसरे से क्या रहे, इंक्लाइंड रहे, अलाइंड रहे, अलाइंड रहे और उसके ऊपर इंक्लाइंड भी रहे वो, तब जाके अंदर की प्रोसेस चलेगी, तो बाहर की प्रोसेस भी सही चलेगी। ऑब्जेक्टिव के वो खोल लेना, ठीक है। दोनों मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ऑब्जेक्टिव में आता है। कैन द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इंटरसेक्ट टू ईच अदर? नो, नो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। कौन? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। इज इट क्लियर? रिपल्शन आ गया इसके अंदर हमारे पास में। टाइप ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, अब आपको मैं इसी के अंदर फ्लक्स भी बताता जाता हूं, क्योंकि फ्लक्स 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 सुना है वर्ड, ठीक है। टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पहले समझ लेते हैं। टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। यूनिफॉर्म मतलब जो सीधे सीधे चलती हैं, यूनिफॉर्म यानी जो सीधे सीधे चलती हैं, और नॉन यूनिफॉर्म जो आड़ी टेढ़ी जाती हैं। द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस विच मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन, दैट्स कॉल्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जैसे स्ट्रेट जा रही है। सर ऐसे स्ट्रेट क्यों जा रही है, क्यों जा रही है ऐसे स्ट्रेट? रीजन बताओ ना। असर्शन है कि स्ट्रेट क्यों जा रही है? असर्शन रीजन यही है कि आपको खुद से क्वेश्चन पूछना है। यू हैव टू आस्क द क्वेश्चंस टू योरसेल्फ। स्ट्रेट इसलिए जा रही हैं सर क्योंकि यहाँ पे ये नॉर्थ है, तो ये सीधे जा रहा है, और यहाँ पे क्या होगा, साउथ। सीधे सीधे कार्यक्रम चल रहा है, आई बस समझ में, नॉर्थ से साउथ। क्लियर है ना? नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मैडम, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब जो सीधे सीधे नहीं जा रही हैं। कैसी जा रही, कैसे जा रही हैं? ये लो, एक टेढ़ी चली गई, कहाँ चली गई, डायरेक्शन। अब सर ऐसा क्यों हुआ? हो सकता है कि उसको यहाँ पे कोई दूसरी मैग्नेटिक फील्ड मिल गई हो सकता है कोई दूसरा बार मैग्नेट वहां पे आ गया हो, तो कहा मैं, तुम लोग तो यहीं जाओ, मैं यहाँ जाऊंगी। आ रही बात समझ में? डाइवर्ट होने का कोई ना कोई कारण तो होता है ना। डाइवर्ट कब होता है आदमी? और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन, जब अपोजिट चार्ज आएगा तो एक्सटर्नल डिस्ट्रक्शन लाजमी है, फिर उससे पूरी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, और मैग्नेट मैग्नेट नहीं रह जाता। समझे बात को? अब द एसआई यूनिट एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टेस्ला। टेस्ला क्या है? एसआई यूनिट याद रखिएगा, ये भी आती है, लेकिन एग्जाम में आदमी ज़्यादा लॉजिक लगाने लगता है, फिर वहाँ पर बहुत लॉजिक लगाते हैं। कंपटीशन एग्जाम में बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और लॉजिक भी बहुत तगड़ा लगाते हैं, तो टेस्ला तो हो ही नहीं सकता। इसके अलावा सोचो क्या होगा। मतलब ऐसा वो सोचते हैं कि टेस्ला तो बहुत आसान है, पेपर बहुत कठिन है। इतने लाखों लोग बैठ रहे हैं तो पेपर क्या है, बहुत कठिन, तो इतना आसान क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, तो उसको वो क्या बना देते हैं, कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। तो आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं क्रिएट करने, जो इजी चीज़ है उसको इजी तरीके से आप सॉल्व करिए। तो द एसआई यूनिट स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। 1 टेस्ला के अंदर कितना पावर होता है? 1 न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स, ये इसकी बाय डायमेंशन। जब हम निकालेंगे, डायमेंशन सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे, डायमेंशन का सॉल्व करेंगे, तो हमें इस तरीके से ही मिलेगा, ठीक है। और वेबर मीटर -2। इन सीजीएस के अंदर गॉस ऑब्जेक्टिव अगर आ गया एग्जाम में, द सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ऑप्शन में ये आ गए चारों, तो ऑल ऑफ आर करेक्ट। हाँ, सीजीएस में गॉस आ जाएगा, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। और अगर चारों, अगर ये 3 आ गए और क्या आ गया, ऑल ऑफ आर करेक्ट,
तो करेक्ट करके आओगे। ये नहीं कि सर ने तो बताया सर टेस्ला ही होता है, आपने सर टेस्ला बोला था मैं टेस्ला करके आ गई, करके आ गया। तो आपको ये तीनों पैटर्न भी इसमें से याद, ये साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चलना, ठीक है। मतलब ये नोट्स में इसलिए आपको पहले से बोलते हुए चल रहा हूँ ताकि अलग से आपको पीडीएफ ना खोलना पड़े, इसी के अंदर से आप बनाते हुए चलते जाओ। ना क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में पास होने के लिए या क्वालिफाई करने के लिए ज़रूरी क्या है? क्वेश्चन। आंसर तो ढेर सारे पड़े हुए हैं, आपको जब क्वेश्चन मिलेगा तब जाके आप क्या फाइंड आउट करोगे, उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करोगे। व्हाट विल यू फाइंड आउट? सोल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चंस। अगेन वी आर जस्ट हैविंग 3 क्वेश्चंस हमारे पास में। व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस? व्हाट डू यू मीन बाय? Sir, the magnetic line of forces are the line of forces which move from north to south direction. Magnetic line of forces never intersect to each other. They are just smooth curves. They are dense at the poles. Understand? When the magnet is strong, the magnetic line of forces is also strong. हो गए 6 पॉइंट, मिले 4 नंबर, ठीक है। At what angle magnetic line of forces lie with respect to bar magnet? At what angle magnetic line of forces lie with respect to a bar magnet? At what angle? 180। आई बस समझ में, क्योंकि बार मैग्नेट सीधा है, ये बार मैग्नेट है, इसके आसपास जा रही है। व्हाट इज द यूज ऑफ मैग्नेटिक कंपास? टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक कंपास का काम क्या होता है? टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। अब आते हैं हम लोग आगे की चीजों पर। अब ये हमको एक डायग्राम दिया हुआ है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बैटरी रैपिडली, ठीक है। क्या हो रहा है कि एक सर्किट लिया है हमने, वी हैव टेकन अ सर्किट, वी हैव टेकन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। हमने एक इलेक्ट्रिक सर्किट लिया हुआ है। ये क्या है यहाँ पर? क्या है यहाँ पे? ये बैटरी, बैटरी इज रिप्रेजेंटेड बाय वोल्टेज। याद रखिए, क्योंकि सिर्फ मैग्नेटिज्म के बेसिस पे एग्जाम निकलना मुश्किल है, ना असंभव है, मुश्किल क्या, तो बैटरी आने। और वोल्टेज से कौन निकला भाई? करंट। तो मैं साथ साथ में ये भी बता दूं कि V इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I। लो सर करंट में आ गए, करंट में आना पड़ेगा। V इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हटेगा तो RI। लो ओम्स लॉ हो गया यहाँ पे, तो करंट यहाँ निकला, करंट निकल गया। यहाँ पे की लगी हुई है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है। लो सब चीज़ों की बात हो गई। सर रेजिस्टेंस क्या होता है? सर करंट क्या होता है? और सर वोल्टेज क्या होता है? तो V इक्वल्स टू आई आर। क्या? V इक्वल्स टू आई आर। अब हम समझ रहे हैं कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक निडल रखी हुई है ये, तो जैसे सर्किट के अंदर से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, सर्किट के अंदर से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, तो मैग्नेटिक निडल ने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि करंट जब बहेगा तो उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी। क्या? परपेंडिकुलर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये निडल यहाँ पे ऐसे मूव करने लगेगी। आ रही बात समझ में? क्यों मूव करेगी निखिल? वाह, करंट फ्लो क्यों हो रहा है? करंट फ्लो क्यों हो रहा है? तो करंट अगर ज्यादा होगा तो वोल्टेज ज्यादा होगा क्या? और वोल्टेज ज्यादा होगा तो करंट भी ज्यादा होगा। वोल्टेज ज्यादा होगा तो, अंडरस्टैंड? एक राउंड ले ले, बात चल रही है। बोला सर आ रहे हैं पढ़ाने के लिए।
क्या? गुड. मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर. अब देखो इसके अंदर भी कुछ डायग्राम्स के अंदर शो कर रहा है. मैं डायरेक्शन की बात कर चुका हूं आपसे. याद आ रहा है इसको? पहचान में आ रहा है कुछ जो मैंने बताया था? डायरेक्शन काम आएगा आपको हर स्टेप पे. कहाँ पे? इन एवरी स्टेप यू विल फाइंड आउट द डायरेक्शंस. अंडरस्टैंड? तो अब हम देख रहे हैं इसके अंदर कि ये सर्किट है. सर्किट है ये. इसके अंदर वी कहाँ पर है? बार बार एक ही चीज को जब आप याद करेंगे, दिमाग में समझेंगे, तब जाके चीजें क्या होंगी आपकी क्लियर होंगी. क्योंकि एक बार पढ़ के छोड़ दोगे, भले कितना भी अच्छा पढ़ लो, जब तक उसका क्या नहीं होगा रिवीजन, तब तक वो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी. यू हैव टू डू द रिवीजन ऑफ अ सिंगल थिंग. एक चीज़ अगर आपने पढ़ी हुई है तो 21 दिन तक लगातार आपको रिवीजन करना पड़ेगा. अगर आपको उसको याद रखना है तो कितने दिन तक? 21 डेज तक आपको उसका रिवीजन करना पड़ेगा. या तो पढ़ो या फिर पढ़ाओ रेगुलर बेसिस पे. तो वोल्टेज कहाँ पर है? ये रहा वोल्टेज. और करंट पॉजिटिव से बहता है कि नेगेटिव से बहता है? पॉजिटिव से बहता है. ये जो बड़ी लाइन होती है ना हमेशा पॉजिटिव होती है, रिमेंबर रखना. बड़ी लाइन क्या होती है? पॉजिटिव होती है. एंड करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. ठीक है. ये क्या है? की लगी हुई है. क्या लगी हुई है? की लगी हुई है. की का मतलब बंद चालू वाला बटन. लैब में होता है ना तो निकाला जाता है की को ऐसे, खटका नहीं होता है. लैब के अंदर जो होता है ना उसमें की को बाहर निकाला जाता है. किया प्रैक्टिकली? क्या कर नहीं किया? उसमें से की निकाली जाती है. ब्लैक कलर की की होती है, जो की होती है उसमें लैब के अंदर. तो की निकाल के साइड रख देते हैं और जब उसको लगा देते हैं तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है. और सर्किट इनकम्प्लीट करना होता है तो उसको निकाल के साइड में रख देते हैं. अंडरस्टैंड? अब ये क्या कर रहा है यहाँ पे? चेक कर रहा है कि कहाँ पे मैग्नेट फैला है. तो अगर करंट इस डायरेक्शन में आया तो नॉर्थ यहाँ पे होगा. याद रखना. नॉर्थ कहाँ होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. मैग्नेटिक नीडल आपकी इस साइड इंक्लाइन करेगी, नॉर्थ साइड में. अगर करंट यहां से इसके अंदर करंट आ रहा है ये, ठीक है, तो निडल कहां पे दिखेगी हमको? जहां पे. रिमेंबर इट. क्लियर? ये अभी आएगा जब आपको डायरेक्शन पूछा जाएगा ना. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बताओ कहाँ पे होता है. ये आपका फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर एक लेंज लॉ है, उसके अंदर आपसे पूछा जाएगा कि जब करंट प्रोड्यूस हो रहा है, जब मैग्नेट पास में आ रहा है तो करंट किस डायरेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, और जब मैग्नेट दूर जा रहा है तो किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है. मतलब ये आप याद रखिए. आई विल टेल यू ऑल दैट थिंग्स व्हेन दैट चैप्टर विल बी स्टार्टेड. अब देखो, अब पॉजिटिव यहाँ लगा हुआ है, पॉजिटिव यहाँ लगा हुआ है. अंडरस्टैंड? तो करंट कहाँ से बहेगा? ये रहा करंट, ये यहाँ बह रहा है. तो नॉर्थ अब कहाँ पे होगा? आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? मैंने भी नहीं पानी पिया, खाना खाया है. मैं तो बोल रहा हूँ, तू तो बैठा भी हुआ है. थोड़ा सहन कर ले. आई बात समझ में? तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट. इस पर डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या है. तो मैग्नेटिज्म भी उसी पे डिपेंड करेगा. नहीं कहीं करंट कहीं पे बह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे बह रही है. अगर आपको कंसेप्चुअली चीज़ को पकड़ना है तो आपका बेसिक क्लियर होना जरूरी है. तब जाके आप मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के सारे न्यूमेरिकल्स और कंसेप्चुअल क्वेश्चन कर पाएंगे. मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको. इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म, सेमीकंडक्टर, अल्टरनेटिंग करंट, ये बहुत वेटेज वाले चैप्टर हैं 12th क्लास के.
अगर आपने इन चीज़ों को स्किप किया हुआ है तो मतलब आपने वो 5 चैप्टर्स स्किप किए हुए हैं। कुछ सिलेबस से चैप्टर ही ओमिटेड कर दिए गए, हटाओ। किसी में मेरे ख्याल से वो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक भी हटा दिया केमिस्ट्री का, हटाया हुआ है ना। अरे वही चैप्टर क्लासिफिकेशन भी हटा दिया शायद से कहीं पे। 10th क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिडिक्टेबली हटा दिया गया, उसके बाद कार्बोनेट्स कंपाउंड दे दिया। लो, अब बच्चे को मालूम ही नहीं है कि एलिमेंट्स कहाँ पर हैं, तो वो कार्बोनेट्स कंपाउंड कैसे करेगा। तो छलावा चल रहा है कि सिलेबस कम हो गया है। आने बात, सिलेबस कम नहीं हुआ है, पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। आज से जो 20 साल पहले सिलेबस चल रहा था ना, वही सिलेबस आपको करना पड़ेगा, तब जाके एग्जाम आपका क्वालिफाई होगा। तो पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक्स ढूंढ लीजिए। Those who want to move can move for their breakfast and whatever they want to do. अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के बाद थोड़ा सा हम लोग फिर वापस से थ्योरी पार्ट में आएंगे, किस तरीके से थ्योरी हमको अभी और तैयार करनी है। चलो ये समझते हैं, मज़ेदार चीज़ है। राइट हैंड थंब रूल है, पी इज प्रोपोर्शनल टू आई। स्किल बेस्ड इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ये देखिएगा, मतलब लिखा हुआ है इसमें हायर ऑर्डर थिंकिंग और स्किल बेस्ड इंफॉर्मेशन, मतलब आपकी स्किल पे बेस्ड इंफॉर्मेशन है। स्किल्स कैसे आएंगी? बाय क्लियरिंग द बेसिक कंसेप्ट्स, ठीक है। और हायर ऑर्डर थिंकिंग कर ही नहीं पाओगे जब बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो द स्केच ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं। द स्केच ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का एक स्केच है हमारे पास में यहाँ पर, ठीक है। इज शोन इन अ फिगर इफ द कीज अरेंजमेंट शो इन फिगर इज नॉट क्लोज, नो करंट इन द वायर फ्लो। मतलब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर हमारे पास में एक सर्किट रखा हुआ है, तो एक अच्छी चीज़ तो क्या है, इसके अंदर डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है। क्या नहीं दिया है? डायरेक्शन नहीं दिया है यहाँ पे। तो डायरेक्शन ये होगा हमारा क्या, पॉजिटिव, और ये क्या होगा, नेगेटिव। तो करंट कहाँ फुल फ्लो करेगा, ये। तो एम्पियर कौन है भाई, ये एम्पियर कौन है, ये एम्पियर है क्या, ये अमीटर है। ये क्या है? अमीटर इज अ काइंड ऑफ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द फ्लो ऑफ करंट, and galvanometer is a kind of device which is used to measure a very small amount of current. जो बड़े करंट को मेजर करेगा वो अमीटर होगा, जो बहुत छोटे करंट को मेजर करेगा दैट्स कॉल्ड गैल्वेनोमीटर। और करंट को मेजर करने की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, ए। अंडरस्टैंड? वेरिएबल रेजिस्टेंस रखा हुआ है, ये याद रखना सिंबल। रेजिस्टेंस के अंदर ये रेजिस्टेंस होता है, ये फिक्स रेजिस्टेंस है, ये क्या है। और यहां पे ये क्रॉस लग गया तो दैट्स कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल? वेरिएबल यानी किसी भी रेजिस्टेंस को हम चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रेजिस्टेंस को जब चेंज कर सकते हैं दैट्स कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस हमारे पास यहां लगा हुआ है। अब हम देख रहे हैं करंट यहां जा रहा है, आनी बात समझ में? कहाँ जा रहा है करंट? यहाँ पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, ठीक है। और अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है बाहर से, मतलब ये यहाँ पे नॉर्थ था और यहाँ पे साउथ था। यहाँ पे नॉर्थ था ना, दूसरे डायरेक्शन में देख लो अर्थ को। सर आपको कैसे मालूम यहाँ पे नॉर्थ था? क्योंकि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस यहाँ से निकल रही, जहाँ से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकलेंगी वो क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए। आ रही बात समझ में? तो जब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, ये अब यहाँ पे इसने साउथ लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसने, नॉर्थ लिखा हुआ है। लेकिन एक्चुअल चीज क्या है, मैग्नेटिक लाइन फोर्सेस ऑलवेज कम फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। हमारा डायरेक्शन तो हम जो एरो लगा है उसके अकॉर्डिंग बताएंगे, भाई लिखा भी कुछ भी हो। हमने जो शुरू से कंसेप्ट पकड़ा हुआ है उसी के बेसिस पे हम
चलेंगे। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे ये की ओपन है कि क्लोज्ड है? क्या है? ओपन है। ओपन का मतलब करंट नहीं आ रहा है, और क्लोज होगी तो करंट आ रहा है। तो एवरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन कीज एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। अंडरस्टैंड? ठीक है, इसके आगे ही बात करते हैं। B इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये तो ये मान लो कि इसको पकड़ के रख लो। ये दिख तो छोटी सी इक्वेशन रही है बहुत खतरनाक। बायो सेवर्ट्स का लॉ, मैग्नेटिज्म के अंदर जितने भी अभी आपके न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस आएंगे सब में बी यूज होगा। सर बी कौन है? बी फॉर बॉल, बी इज फॉर मैग्नेटिक फील्ड, याद रखिएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? एन आई इज फॉर करंट। तो इस सिंबल से क्या समझे? जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना ज्यादा क्या होगा? करंट होगा। क्या? जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना ज्यादा क्या होगा? करंट होगा। क्या होगा? करंट। और जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो B इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I। अब अगर मैं B को डायरेक्ट प्रोपोर्शन हटाऊंगा तो यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट लगेगा। कब लगेगा? जब मैग्नेटिक फील्ड की बात होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होती है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लगता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू -9। 10 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, देखो देखो देखो, पलटाओ, बुक पलटाओ। कौन से चैप्टर में? चैप्टर का नाम ही चल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वाह, बाद में आप लोग मेरे से फिर से पूछिएगा। 10⁻⁻7 होता है ना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू। अब ये देखो कंसेप्ट दिया हुआ है कि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी कम मैग्नेटिक फील्ड लगेगी। ये मैग्नेट है, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी, डिस्टेंस कम होता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी। तो B इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय R। ये डिस्टेंस है। और ये कौन है? ये कौन है निखिल? बिल्कुल आखिरी आखिरी में तो दिमाग चलना शुरू हुआ है, मालूम है, जनवरी में। पर दे रहा है, दुरुस्त है, ठीक है। बढ़े आगे। अब डायरेक्शन ऑफ फील्ड अराउंड है स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अंगूठा। क्या? अंगूठा, राइट हैंड। ये मेरा क्या है? राइट हैंड पाम रूल भी होता है और राइट हैंड थंब रूल भी होता है। ये थंब देख रहे हो? ये बह रहा है कौन? डायरेक्शन ऑफ करंट ये। और ये मैंने मुट्ठी बांध दी तो इसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है इस डायरेक्शन में। जहाँ पे ये आपके नेल से ना नाखून, इस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है और करंट कहाँ जा रहा है? एकदम सीधा। दिस इज कॉल्ड राइट हैंड थंब रूल। हमारी बात समझ में? आपको पता पड़ गया कि करंट इस तार से जा रहा है, तार एसी, तार एसी जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके सराउंडिंग आ रही है। आ रही बात समझ में?
और तार अगर ऐसी जा रही है यहाँ से, तो करंट यहाँ से जा रहा है, सर आपको कैसे पता पर करंट यहाँ से जा रहा है? तो मैं देखूंगा पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ पर है, जब पॉजिटिव टर्मिनल होगा वहाँ से करंट फ्लो ना। ये आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, याद रखना आप। न्यूमेरिकल्स सॉल्व नहीं करना की जो मुख्य वजह है वो है कंसेप्ट्स और कैलकुलेशंस। कंसेप्ट और कैलकुलेशन अगर आपके अच्छे हैं तो न्यूमेरिकल्स फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ जो शुरू से तैयारी कर रहे हैं, आ रही बात समझ में? तैयारी यहीं से शुरू होगी। और उनके लिए भी जो अभी 2 साल 3 साल से एग्जाम लगातार देते जा रहे हैं, क्योंकि 2 साल 3 साल का मतलब क्या है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है। एक्चुअल एग्जाम की तैयारी है मात्र 6 महीने की। कितने महीने की है? ओनली 6 मंथ एग्जाम प्रिपरेशन इज देयर। या तो हमें ये बेसिक्स पढ़ाए नहीं जाते, या तो हम कभी इसको अपनी ईगो के कारण क्लियर नहीं कर पाते कि यार इतना बेसिक थोड़ी जाना है हमको। तो इस वाले रिलेशन को मिला के एक लॉ बनता है, दैट्स कॉल्ड बायो-सेवर्ट्स लॉ, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये अंगूठा देख रहे हो? अच्छा, हाथ का पंजा नहीं है। ये चुनाव चिन्ह भी बन सकता है ना? नहीं बन सकता? जो आप चुनाव चिन्ह, झाड़ू हो सकती है, लट्टू हो सकता है, हाथी भी होता है, साइकिल भी होती है, और क्या क्या होता है? कुर्सी। हाथ का पंजा भी तो है। भाजपा, भाजपा का हाथ का पंजा है। तो अब इससे क्या समझ रहे हैं? ये देख रहे हो लाल डायरेक्शन, ये जो लाल डायरेक्शन है क्या दिखा रहा है? करंट का डायरेक्शन। और ये आसपास सराउंडिंग क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ये देख रहे हो? आ रही बात समझ में? दिस कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ करंट। राइट हैंड थंब रूल एग्जाम में आता है, सारे एग्जाम में आता है, ठीक है? So if a current carrying conductor is imagined to be held in the right hand such that the thumb points in the direction of current, then the curled fingers of the hand indicate the direction of magnetic field. If current in a conductor flow in the upward direction, then the direction of magnetic field around the conductor is in the anti-clockwise direction. कहाँ रहेगा? एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो घड़ी के डायरेक्शन मूव करेगा, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो घड़ी के अपोजिट मूव करेगा। दिस इज कॉल्ड राइट हैंड थंब रूल। इसके आगे हम कुछ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर इतना लंबा वीडियो चलेगा तो लास्ट वाला ऑब्जेक्टिव आप नहीं देखोगे। तो इसके पार्ट 2 में मैं ऑब्जेक्टिव्स की बात करूंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट ईयर पूछे जा चुके हैं उसकी बात करूंगा। अंडरस्टैंड? थैंक यू फॉर वॉचिंग।